हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं जो भी बातें डिस्कस करूंगा वो हो सकता है आपको अभी रिलेवेंट ना लग रहा हो, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम नोट जेएस को पढ़ेंगे, उसके फंडामेंटल्स को समझेंगे, तो जो भी बातें मैं इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ वो एक एक बातें कनेक्ट होती हुई दिखेंगी। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना चाहिए। सो देखो, कंप्यूटर को अल्टीमेटली जो भी लैंग्वेज समझ में आता है ना, वो है बाइनरी। और हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर के, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, अल्टीमेटली वो बाइनरी में ही कन्वर्ट हो रहा होगा। तो देखो, अभी मैं जो एक लेयर की बात करने वाला हूँ वो एक फाउंडेशनल लेयर है जिसे आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप नोड जेएस को इंटरनली इन डेप्थ में समझना चाहते हैं। तो हम कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया का 400-500 जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो कोड हमेशा मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। मशीन कोड हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज को, जो कि है 0 और 1। देखो, जब कंप्यूटर बना था उस समय कोई भी लैंग्वेज नहीं था, तो हम कंप्यूटर को बाइनरी में इंस्ट्रक्ट करते थे। जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स होता गया, देन बनी असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज को तो कंप्यूटर एक्चुअली समझ नहीं सकता था, तो असेंबली लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करते थे मशीन कोड में यूजिंग अ असेंबलर। तो असेंबलर यहाँ पे एक प्रोग्राम था जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, चीज़ें और इवॉल्व हुई, चीज़ें और बदली, तो उसके बाद आए सी या C++ जैसी लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस इंग्लिश लाइक दिखने वाली लैंग्वेजेस थी, और इन लैंग्वेजेस के आने से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना और भी आसान हो गया। आज जिस तरीके से एआई का हाइप है अपने कंप्यूटर सिस्टम में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, जब ये लैंग्वेज बनी थी ये इसी तरीके का हाइप लेके आई हुई थी। देखो, C++ जैसी लैंग्वेजेस की खास बात ये था कि ये लैंग्वेज इंग्लिश जैसी दिखने वाली लैंग्वेजेस थी, जिन्होंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना और भी आसान बना दिया। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी इन लैंग्वेजेस में, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स करना होता था, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट पूरा खुद से ही हैंडल करना पड़ता था। उसके साथ साथ बहुत सारे सिंटेक्स लिखने पड़ते थे, बहुत ही स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज थी। पॉइंटर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती थी। इसके कारण जो इवोल्यूशन हुआ लैंग्वेज का वो है जावास्क्रिप्ट और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस। हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन जो है वो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज हैं। इसमें हमें बहुत ही इजी तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू C++। हमारा सिंटेक्स बहुत छोटा होता है, हमें हर चीज़ डिफ़ाइन करनी नहीं पड़ती, हमें मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती। और ये जो लैंग्वेजेस है, जो सबसे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट और पाइथन और बहुत सारे लैंग्वेजेस आपने देखा होगा इस तरीके का, वो हमारा ये काम आसान करती हैं। देखो, मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो फाउंडेशन का कि कैसी चीज़ें चलती हैं, कैसे बिहाइंड द सीन जब हम जावास्क्रिप्ट और पाइथन लिख रहे होते हैं नोड जेएस में, तो वो इंटरनली क्या चीज़ें हो रही होती हैं। ओके, सो अगर मैंने इतना डिस्कस किया है असेंबली लैंग्वेज के बारे में और सी लैंग्वेजेस के बारे में, तो एक हम बेसिक सा कोड एग्जांपल देख लेते हैं, जहाँ पे हम एक कुछ कोड की मदद से समझेंगे कि कैसे असेंबली लैंग्वेज के कोड दिखते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली C++ में तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कोड किया ही होगा अगर आपने कॉलेज में पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और आप देख सकते हो कि ये कुछ सिंपल हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए हमें कितनी सारी लाइनें लिखनी पड़नी है। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिस्टम कॉल्स, फाइल डिस्क्रिप्टर्स, पॉइंटर्स, उसके साथ साथ कर्नल को भी कॉल किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि एक असेंबली लैंग्वेज के लाइन्स हैं। अल्टीमेटली ये सारे कोड 0 और 1 में ही कन्वर्ट होते हैं, जिससे हमारा जो कंप्यूटर का CPU है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन फिर भी आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि हम जो असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखते थे वो किस तरीके का होता था। और अगर हमें सिंपल हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखना होता था जिसमें कंसोल पे हमारे पास केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, उसके लिए हम कितने सारे इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते थे। आज के समय में हम असेंबली लैंग्वेज में नहीं लिखते, और जो भी कोड हम लिखते हैं वो मोस्टली C++ में लिखते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सी लैंग्वेज का। मोस्ट ऑफ द केस में अपने सी लैंग्वेज तो पढ़ा ही होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सिंपली
एक studio.h को इंक्लूड किया हुआ है, मेन फंक्शन बनाया हुआ है, और उसके साथ साथ हम 2 नंबर को गेट कर रहे हैं अपने कंसोल से, उसे ऐड कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, बस सिंपली। तो अगर मैं इस कोड को रन करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो हमें इसे कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल करने के लिए कमांड है gcc, और उसके बाद हमें लिखना होता है अपने सी लैंग्वेज फाइल का नेम। तो हम लिखते हैं clang.c, और ये मेरे फाइल का नेम है, और उसके साथ मैं आउटपुट कमांड को यूज़ करके अपने प्रोग्राम का नाम लिख देता हूँ। इससे हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो चुका है, और मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ, इसके एग्जीक्यूटेबल को, तो आप देख सकते हो कि ये कोड हमारा रन हो चुका है। तो यहाँ पे आप हमें देखने को मिल रहा है इंटर और 2 नंबर। मैंने 12 एंटर किया और 14 एंटर किया, तब देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा सम है वो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से C++ जो लैंग्वेजेस हैं, जो कि लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और थोड़ा सा समझते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो जैसे C++ लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में हमें यूज़ करना पड़ा कंपाइलर, जो कि है GCC कंपाइलर। अभी मैंने आपको जो कोड रन करके दिखाया उसमें मैंने GCC से उस कोड को कंपाइल किया। वैसे ही असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखे होते हैं, वैसे ही असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखे होते हैं उसे असेंबलर कन्वर्ट करता है। तो जावास्क्रिप्ट भी तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे कौन कन्वर्ट करता होगा मशीन लैंग्वेज में? क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि अल्टीमेटली जो कंप्यूटर है वो बाइनरी समझता है, 0 और 1 समझता है। तो इसे कन्वर्ट करता है, अगर मैं सिंपल बात करूँ, वो है जावास्क्रिप्ट इंजन। तो यहाँ पे ये समझ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट इंजन एक कंपाइलर है जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। और ये कन्वर्ट करने के बाद जो जावास्क्रिप्ट के कोड हम यूज़ कर रहे होते हैं उसे हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके अपने टास्क को परफॉर्म कर लेता है। ओके, तो अभी के लेक्चर में आपने ये तो समझ लिया कि इंजन क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन इंजन कौन कौन से हैं, क्या हैं, उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में और हम एक्सप्लोर करते हैं इंजन के बारे में। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ तो वो V8 जो कि गूगल ने बनाया हुआ है, स्पाइडरमॉन्क की एक इंजन है जो कि फायरफॉक्स में यूज़ हो रहा होता है, वैसे ही सफारी का अपना इंजन है। अलग अलग इंजन्स हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं। तो मैं सबसे पॉपुलर इंजन जो अभी यूज़ होता है मार्केट में वो है V8। V8 के बारे में हमें समझ लेते हैं। जैसे ही मैं V8 गूगल पे सर्च करता हूँ तो सबसे पहला जो साइट ओपन होता है वो है v8.dev। तो अगर मैं इसके मेन पेज पे आऊँ तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये है इसका वेबसाइट, और इसमें हम V8 के बारे में चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो है V8 इज़ अ ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट एंड वेब असेंबली इंजन। तो यहाँ पे जो V8 है उसको गूगल ने बनाया हुआ है, और ये हाई परफॉर्मेंस इंजन है जो कि C++ में लिखा हुआ है, और ये ECMA स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। ओके, सो ECMA स्क्रिप्ट को थोड़ा हम एक आइडिया ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि ECMA स्क्रिप्ट क्या है। क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट को समझना चाहते हैं तो आपको ECMA स्क्रिप्ट को समझना ज़रूरी है, और इससे हमें एक लेवल ऑफ फाउंडेशन बिल्ड होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो, मार्केट में बहुत सारे इंजन हैं। आप चाहे तो आप अपना जावास्क्रिप्ट इंजन भी बना सकते हैं जो जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जब हम अलग अलग इंजन्स पे काम कर रहे होते हैं तो उनके डिज़ाइन उनके हिसाब से होते हैं, उसका एक कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होता, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, और जिसके कारण होता ये है कि डेवलपर को परेशानी आती है बेस्ड अपॉन अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे कोई और इंजन यूज़ हो रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई और इंजन यूज़ हो रहा है। तो हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म जो कि गूगल क्रोम है उस पे आपका कोड सही चल रहा हो, लेकिन सफारी पे आपका कोड एरर दे रहा हो, चल ही नहीं रहा हो, क्योंकि जो फाउंडेशन है, जो इंजन है, वो अलग है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो है इंजन को सेंट्रलाइज प्लेस देना। तो ये काम करता है ECMA स्क्रिप्ट। अगर मैं इस पे ECMA स्क्रिप्ट की वेबसाइट पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ECMA स्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो चुका है। और ECMA स्क्रिप्ट करता क्या है कि ये एक सेंट्रलाइज
तरीका बताता है कि अगर आप कोई भी इंजन बना रहे हो, कोई भी जावास्क्रिप्ट बना रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट में जो फीचर्स हैं, जो सिंटेक्स हैं, उसको डिफ़ाइन करने का काम करता है। और उसके साथ साथ देख सकते हो कि अलग अलग जो टाइप्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बूलियन टाइप, तो अगर कोई कीवर्ड बूल कीवर्ड की मदद से बन रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। इस तरीके के जो फाउंडेशनल चीज़ें हैं वो ECMAScript ने सॉल्व किया है। ओके, सो V8 कैन बी एम्बेडेड इनटू एनी C++ एप्लीकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये है कि V8 को हम किसी भी C++ लैंग्वेज में एम्बेड करते हैं, और ये चीज़ें ही बहुत ही पावरफुल बनाती हैं V8 को, क्योंकि V8 में ये फीचर होने के कारण हम Node.js बना पाए। ऐसा क्यों, वो हम अभी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। देखिए, क्योंकि C++ जो लैंग्वेज है वो सुपर क्लोज है मशीन लैंग्वेज का, और C++ लैंग्वेज से हम पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको फाइल एक्सेस करना हो, आपको नेटवर्क पे एक्सेस करना हो, कुछ भी चीज़ें अगर करनी है तो आप C++ लैंग्वेजेस से कर सकते हैं। और C++ के कोड में अगर हम V8 को इंजेक्ट कर देते हैं, V8 को इम्बेड कर देते हैं, और इससे होगा क्या कि जो भी हम कोड जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे उस कोड को, उस पर्टिकुलर कोड को हम V8 के थ्रू C++ को ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और तो आइए हम देख लेते हैं एक Node.js में ये जो C++ है वो कैसे यूज़ हो रहा होगा और कैसे चीज़ें दिखती हैं अगर V8 इंजेक्ट हो जाता है C++ में। तो ओके, तो जैसे ही आप Node.js रेपो करके गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जो पहला लिंक यहाँ पे मिलेगा वो है Node.js के जो गिटहब रिपोजिटरी है उसका। और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली URL में जाना होगा और URL में लिखना होगा vscode.dev/ और इसे लिखने के बाद ये जो पूरा रिपोजिटरी है वो VS कोड में ब्राउज़र में खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन पूछा जाएगा, तो ये ऑथेंटिकेट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने जो गिटहब अकाउंट है उससे ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लिया है, और ये ऑथेंटिकेट होने के बाद आपको जो रिपोजिटरी यहाँ पे क्लोन होके दिख जाएगी VS कोड में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास सारा जो Node.js का सोर्स कोड है वो देखने को मिल रहा है, और इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो Node.js में आप देख सकते हो कि बहुत सारी फाइलें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं, और जो उसका जो सबसे मेन कोड है वो है सोर्स फोल्डर के अंदर। और जैसे ही मैं सोर्स फोल्डर के अंदर आता हूँ तो आप देख सकते हो कि आप बहुत सारे यहाँ पे C के फाइल्स देख सकते हैं, उसके साथ साथ .h फाइल देख सकते हैं जो कि हेडर्स फाइल होते हैं C लैंग्वेजेस में, जैसा कि हम जानते हैं। और .cc फाइल यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बेस ऑब्जेक्ट .cc देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि V8 जो हमारा है कॉन्टेक्स्ट उसको यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंट, और अगर इसको एग्जैक्ट सर्च करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें इंट, जो कि C लैंग्वेज में हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो ये कोड है वो C लैंग्वेज में लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये पूरा जो C लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है उस, और V8 की मदद से हम C लैंग्वेजेस के जो कोड हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उससे फाइल सिस्टम को हैंडल कर रहे होते हैं, उससे नेटवर्क कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि C लैंग्वेज जो है वो बहुत ही पावरफुल है और ये मशीन से काफ़ी क्लोज है। और ये C लैंग्वेज जो है या C++ जो लैंग्वेजेस हैं वो ये सारी काम कर सकती हैं। उसके साथ आप देख सकते हो कि Node.OS जो मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे होते हैं वो भी यहाँ पे बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि V8 एरे बफर, ये जो सारे लाइंस लिखे हुए हैं वो V8 इंजन के अंदर जो टाइप है एरे बफर बूलियन, ये वो चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पे C++ के कोड्स को लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेट OS इन्फॉर्मेशन नाम का एक फंक्शन है,
जो कि सी लैंग्वेज में बना हुआ फंक्शन है। और ये जो सी लैंग्वेज में बना हुआ जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पे हम सिस्टम की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी लैंग्वेज की मदद से ही हम जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू कॉल करते हैं सी लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज के फंक्शन को। और सी लैंग्वेज क्योंकि मशीन में डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रही होती है, मशीन की इन्फॉर्मेशन को गेट कर रही होती हैं, तो उससे हम मशीन की इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेट CPU इन्फो बना हुआ है, और इसी तरीके से गेट फ्री मेमोरी, गेट टोटल मेमोरी, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि OS मॉड्यूल में जावास्क्रिप्ट फंक्शन दे रहा होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो वो फंक्शंस हैं वो इन्हीं फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं, सी लैंग्वेज में लिखी गई फंक्शंस को। और सी लैंग्वेज क्योंकि डायरेक्टली सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो हमें निकाल के दे रहा होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो सारे फंक्शंस बने हुए हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ इनसाइट्स पता चले होंगे, आपको V8 के बारे में पता चला होगा, आपको Node.js में जो सी लैंग्वेज का इंटरनल कॉन्सेप्ट्स है वो पता चला होगा, आपको ये पता चला होगा कि ECMAScript क्या है। तो आगे Node.js को इंटरनल और इन-डेप्थ कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, Node.js को समझने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।